जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट होता है, सीटेट पेपर 2 के लिए, उससे संबंधित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? भाई, जो मौर्य शासक अशोक था, जो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो कलिंग में लड़ी थी ना। कलिंग जो था उससे आपसे पूछा है, जो लड़ाई लड़ी थी जिस स्थान पर, वो उस स्थान का नाम कलिंग था। तो वो कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी ओडिशा। तो देखिए साथियों, जो कलिंग है प्रेजेंट टाइम में वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है आपका? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की उत्पत्ति या विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। भाई, एक आपका कोई टॉपिक है कि जीवन की उत्पत्ति या जीवन का विकास कैसे हुआ है, एक टॉपिक है। इसका शिक्षण करने के लिए अध्यापक को किसका भ्रमण करना आवश्यक है? ऑप्शन ए चिड़ियाघर, बी जीव संरक्षण उद्यान, सी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय या डी पुरातात्विक संग्रहालय। तो देखिए भाई, आपका जो टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ, उसका शिक्षण कराना है टीचर को। तो उस टीचर को भ्रमण करना चाहिए, वो करना चाहिए आपका प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का। जो आपका प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय होते हैं उनका भ्रमण करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की उत्पत्ति विकास के संबंध में और अधिक उसको शिक्षण सामग्री मिल जाए और अधिक उसको ज्ञान प्राप्त हो कि भाई हाँ, उसको किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझाना है, ये बताना है। तो उसको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, बी आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, सी केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य या डी केवल मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य। तो देखिए भाई, जो सभी अक्षांश होते हैं उन पर दोपहर में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो वो चमकता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। जो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उसके बीच वाला जो एरिया होता है, वहां पर जो सूर्य होता है वो वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है, सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। भाई, भूमि की एक कोई संकरी पट्टी है इस प्रकार, वो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। मान लीजिए ये दो बड़े भूखंड हैं, इनको ये पट्टी जोड़ रही है आपस में। तो उसे किस किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वीप, बी जलसंधि, सी भूसंधि या डी खाड़ी। तो भाई उसे जाना जाता है आपका भूसंधि के नाम से। किसके नाम से? भूसंधि के नाम से जाना जाता है। जैसे ये पतली सी पट्टी है, संकरी पट्टी है भूमि की, और ये दो बड़े भूखंडों को जोड़ रही है। दो बड़े भूखंड है, इनको आपस में जोड़ रही है। तो इस जो संकरी पट्टी होती है इसको भूसंधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। अब जैव मंडल जो होता है हमारा, उसके संबंध में सबसे उपयुक्त कथन पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, बी पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, सी मनुष्य का तात्कालिक परिवेश या डी पौधे और पशु जगत। तो देखिए भाई, जैव मंडल के संबंध में इनमें से सबसे उपयुक्त जो कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भूमि, जल, वायु और पौधे, पशु, ये सभी आपके जैव मंडल से संबंधित होते हैं। इन सभी को मिलाकर आपका जैव मंडल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अब भाई इनमें से कौन सा एक प्रसंग है जो विविधता को बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए अपने गांव जाना, बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी अपनी मातृभाषा में बोलना या डी अपने त्योहारों को मनाना। अब देखिए, विविधता को बढ़ावा देना है तो विविधता को बढ़ावा कौन सा देगा भाई? वो देगा अपनी मातृभाषा में बोलना। कि भाई जो बच्चा है जो अपनी मातृभाषा है उसमें बोलेगा तो वो विविधता को बढ़ावा देगा, क्योंकि उसे अपनी मातृभाषा पर अच्छे से कमांड होती है, अच्छे से उसको पकड़ होती है मातृभाषा पर। तो वो अपनी मातृभाषा से किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को वो अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से बोल सकता है, अच्छे से उसको डिफाइन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। विविधता को बढ़ावा अपनी मातृभाषा में बोलना देगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? जो भाई सामाजिक विज्ञान है उसमें सर्पिल पाठ्यचर्या होती है एक, तो इस सर्पिल पाठ्यचर्या का लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए, अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। बी, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। सी, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। या डी, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो भाई देखिए सर्पिल पाठ्यचर्या जो होती है उसका एक लाभ होता है, वो लाभ है आपका ऑप्शन नंबर सी, गहन समझ के साथ एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। जो आपकी गहन समझ है, जो कोई पाठ्यक्रम है भाई, कोई भी टॉपिक है, कोई विषय है, उसकी गहन समझ रखना और उसके साथ एक लंबी समय अवधि के लिए जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी संकल्पनाएं होती हैं, उनका संधारण कर पाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ या केंद्र है। भाई जो अहमदाबाद शहर है हमारा गुजरात राज्य में, वो एक सूती वस्त्र उद्योगों का गढ़ है। निम्न में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? अब इनमें से जो कौन सा कारक होगा जो ये वस्त्र उद्योग है इसके फलने फूलने का उत्तरदायी है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? देखिए ऑप्शन है आपके ए, भारत सरकार की औद्योगिक नीति। बी, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। या डी, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। यह आसान नहीं है, आसान है। तो देखिए भाई सूती वस्त्र उद्योग का जो गढ़ है अहमदाबाद, वो इसलिए है, इसलिए उत्तरदायी है वहाँ पर फलने फूलने का, क्योंकि जो वहाँ पर जो आसपास की मिट्टी है वो उपजाऊ और काली मिट्टी है, जो कि कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। तो इसलिए कपास की खेती वाले क्षेत्र उसके आसपास बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भाई जो बागान होते हैं एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार होता है बागान, तो उनको भारी मात्रा में किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, भूमि और पूंजी। बी, केवल पूंजी। सी, भूमि और श्रम। या डी, श्रम और पूंजी। तो देखिए भाई उसको सबसे भारी मात्रा में आवश्यकता होती है भूमि और श्रम की। एक तो भूमि चाहिए उसको और उसको श्रम चाहिए कि उसको करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक फुट इंडियन है। अब जो भाई ब्लैक फुट इंडियन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, क्यूबा में बागान में काम करने वाला। बी, कनाडा में प्रवासी भारतीय। सी, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। या डी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो देखिए भाई ब्लैक फुट इंडियन जो है वो आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है, उसका नाम ब्लैक इंडियन, ब्लैक फुट इंडियन है। यानी कि ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता है उसको। उत्तरी अमेरिका में जो एक देसी जनजाति है उसको ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे थे, जिनका उपचार डैश डैश के साथ किया जाता था। भाई जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें भाई जो गिद्ध होते थे वो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। भाई उनका खाना ही वही है, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। अब जो उनको खा करके जो गिद्ध होते थे उनकी किडनी काम नहीं कर पाती थी, तो उसके किडनी खराब होने लगती थी, तो गिद्ध मरने लग रहे थे। वो किस कारण से लग रहे थे? ऑप्शन ए, आइसोब्रूपेन। बी, एल्ड्रिन। सी, डिक्लोफेनेक। या डी, एस्पिरिन। तो भाई देखिए वो इसलिए मर रहे थे कि जो डिक्लोफेनेक नामक एक रसायन होता है, एक दवा होती है, ये जो दवा होती है ये जो पशु या पक्षी जो बीमार पड़ते थे उनको उनको ये दवा दी जाती थी। जब दवा देने के बाद जैसे वो मरते थे या जो भी होता था, उसके बाद जो गिद्ध उनको खाते थे तो उनके खाने के साथ गिद्धों के शरीर में जाती थी ये दवाई। तो ये दवाई गिद्धों की जो किडनी होती थी उनको खराब कर देती, जिससे गिद्ध मरने लगे थे। वो डिक्लोफेनेक दवा थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय डैश डैश में पाए जाते हैं। भाई जो छत्रक सेल होते हैं वो पवन क्रियाएं बनाती हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, रेगिस्तानों। बी, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों। सी, पहाड़ों। या डी, पठारों। तो देखिए साथियों जो छत्रक सेल होते हैं वो लगभग आपके पाए जाते हैं सामान्यतः रेगिस्तानी इलाकों में। कहाँ? रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। पवनों के द्वारा ये छत्रक सेल बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। भाई जो कैलिको बोलते हैं, एक सूती कपड़े को कैलिको बोला जाता है।
तो कैलिको अधिनियम जो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए पारित किया था? ऑप्शन ए, इंग्लैंड में कैलिको या सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, बी, इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने, सी, इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, या डी, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। तो देखिए भाई, जो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित किया था, वो इसलिए किया था कि जो इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्र होते थे, उन पर छींट का उपयोग करते थे, तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए किया था। जो सूती वस्त्रों पर छींट का उपयोग किया जाता था, उन पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। भाई, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं आपके, उनमें जो बिजली होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित होती है या बनाई जाती है? ऑप्शन ए, नाभिकीय संगठन, बी, परमाणुीय कंपन, सी, नाभिकीय संलयन, या डी, नाभिकीय विखंडन। तो देखिए भाई, जो बिजली बनती है आपकी परमाणु ऊर्जा केंद्रों में, वो बनती है आपकी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा आपकी उनमें बिजली की उत्पादन किया जाता है। बिजली नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा बिजली बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। जो तंती, मोमिन और देवंग समुदाय थे वो किस में लगे हुए थे? ऑप्शन ए, लकड़ी के काम, बी, बर्तन बनाने के काम, सी, चमड़े के काम, या डी, बुनने के काम। तो देखिए भाई, ये समुदाय जो थे ये बुनकर समुदाय थे, बुनने के कामों में लगे थे। इनको बुनकर बोला जाता था, बुनकर समुदाय से संबंध रखते थे। बुनकर है ना, जो बुनने के कामों में कताई बुनाई ये करते हैं, तो उनको बुनकर बोला जाता है। तो बुनने के कामों में लगे हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? भाई, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो वो क्यों की थी? ऑप्शन ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बी, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, सी, मंगोलों से बचने के लिए, या डी, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो साथियों देखिए, जो MBT था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इसीलिए ट्रांसफ़र की थी क्योंकि वह अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, जो दौलताबाद था वो केंद्र में था, इसलिए उसने केंद्र में राजधानी बनाई दौलताबाद। दौलताबाद उसके राज्य के केंद्र में पड़ती थी, तो इसलिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्न में से वह समस्याएं कौन सी हैं? जो भारतीय इतिहास है उसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित करने में कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो वो समस्या पूछिए आपसे, इनमें से वो कौन सी समस्या है? ऑप्शन ए, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, बी, तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, सी, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, या डी, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो देखिए भाई, वो समस्या है आपकी ऑप्शन नंबर सी में, कि क्योंकि है वो एक क्या समस्या है भाई? क्योंकि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, पश्चिम के देशों से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये समस्या आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 1651 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी थी उसके किनारे जो आपकी फैक्ट्री स्थापित की थी, वो किस लिए की थी? ऑप्शन ए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, बी, एक आधार या बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, या सी, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या डी, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो देखिए भाई, उन्होंने फैक्ट्री इसलिए स्थापित की थी क्योंकि जो एक वो चाहते थे कि एक आधार या बेस स्थापित हो जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना पूरा आधार बेस बना सके और वहां से अपना काम चला सके, इसलिए उन्होंने वो फैक्ट्री वहां पर स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से
किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? भाई जो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अनाज होता था जो अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए जो बंजारे होते थे उनका प्रयोग किया था, उनके द्वारा जो अनाज था वो शहरों में भेजा करता था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो आपका जो ये व्यवस्था की थी बाजारी की या वस्तुओं के नियमन की, इस पर नियम बनाए थे, बाजार व्यवस्था बनाई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और शहर के बाजारों में जो अनाज वगैरह भेजे जाते थे वो बंजारों के द्वारा भेजा करता था वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से जो दीवानी राजस्व आता था उसका उपयोग किया था? ऑप्शन ए पुल और सड़कें बनाने, बी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने, सी भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, या डी ब्रिटेन में इनके छीन में भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने। तो भाई देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने मुख्य रूप से जो बंगाल से दीवानी राजस्व आता था उसका उपयोग भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए किया था। जो वो जहाँ पर राजस्व आता था बंगाल से, उस राजस्व का जो पैसा आता था उससे भारत में जो सूती और रेशमी कपड़े थे उनको वो खरीद कर ले जाते थे, खरीदते थे उस पैसे से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।